दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हो एनसीआर न्यूज़ अलवर। आज मैं जिन शख्सियत के पास मौजूद हूँ वो अलवर के बहुत बड़े किसान हैं, व्यापारी हैं और राजनीति में पुराना अनुभव है और उनको किसी परिचय का मोहताज नहीं है, उनको परिचय की किसी की आवश्यकता नहीं है। मैं बात कर रहा हूँ अलवर के प्रधान पप्पू भाई प्याज वाले की, जो कि किसान भी हैं, व्यापारी भी हैं और अब राजनीति में पूर्व में भी राज्य विधायक का चुनाव लड़ चुके हैं और राजनीति में अपनी अच्छी पकड़ रखते हैं। तो प्रधान जी से मिलवाते हैं आपको। प्रधान जी नमस्कार। नमस्कार। कहाँ से चुनाव लड़ रहे हो? पहला सवाल ये है। राजनीतिक जीवन में ये आवश्यक नहीं है कोई व्यक्ति चुनाव लड़े और चुनाव लड़के ही अपनी योग्यता का परिचय दे और चुनाव लड़के ही लोगों की सेवा करे। मेरा जीवन में चुनाव लड़ना ध्येय नहीं है। मेरा जीवन में आमजन, गरीब, शोषित, पीड़ित व्यक्ति की सेवा करना है। मेरा मन है कि इस राज्य में जो व्यवस्थाएं हैं उन व्यवस्थाओं को गरीब, शोषित, पीड़ित तक पहुंचाया जाए। जो गलत हो रहा है उसे गलत कहा जाए और जो सही है उसको प्रसन्नता के साथ बढ़ावा दिया जाना चाहिए, जैसा कि आज का वातावरण है। चुनाव लड़ना मेरा कोई ध्येय नहीं है, लेकिन अगर कहीं लगा, मैं वर्तमान में कांग्रेस में काम कर रहा हूं, पार्टी ने मुझे कहीं अवसर दिया, मैं बहुत मजबूती से चुनाव लड़ूंगा। और अलवर शहर विधानसभा से मैंने पूर्व में भी चुनाव लड़ा है, ये मेरी कार्यस्थली है। लेकिन उसके बावजूद भी अलवर जिले की 11 विधानसभा, भरतपुर की 6-7 विधानसभाएं, दौसा की विधानसभाएं, जयपुर ग्रामीण की विधानसभाएं, ये ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर मेरा सर्व जाति, सर्व धर्म के लोगों से संबंध है। चाहे वो व्यापार की वजह से, चाहे मेरी सोशल एक्टिविटीज के लिए। पार्टी जहां भी मेरा उचित उपयोग लेना चाहेंगी मैं उसका कार्य करूंगा और पार्टी अगर विधानसभा का चुनाव लड़ाना चाहेगी तो मैं 100% लड़ूंगा। क्योंकि राजस्थान विधानसभा के चुनाव में अलवर में एक बड़ी शख्सियत है जिन्होंने अपने विकास के नाम पर, उनका एक बड़ा नाम है, जिनको भंवर जितेंद्र सिंह जी के नाम से जानते हैं। राजनीतिक मानचित्र पे उन्होंने जो पहचान अलवर की बनाई है वो शायद आज तक जिले में किसी व्यक्ति ने नहीं बनाई। वो व्यक्ति मधुरभाषी है, वो व्यक्ति बहुत ईमानदार है, वो व्यक्ति एक नई नई कार्यशैली से योजनाएं बनाने की बात करते हैं। राजस्थान में अलवर जिले से, अलवर लोकसभा से उन्हें लोकसभा सदस्य रहने का अवसर मिला। तब आप देखिए उन्होंने अलवर जिले को इस तरह से विकास का नक्शा बनाया कि जो नक्शा दादा कमाए और पोता भरते उस लिहाजे पर चले। ऐसे महान व्यक्ति, ऐसे राजनीतिक व्यक्ति के जिले में मैं रहता हूं और उनके सानिध्य में काम कर रहा हूं, मुझे शायद इससे ज्यादा कोई और खुशी प्रसन्न नहीं होती। जितेंद्र सिंह जी का मुझ पर आशीर्वाद रहे, भंवर साहब का मैं एक अच्छा कार्यकर्ता बनकर रहूं और कांग्रेस के लिए काम करूं, तो मेरे लिए कोई विधायक बनना कोई बड़ी बात नहीं है और ना मैं बनना चाहता हूं। मैं अपनी योग्यताओं का परिचय उनके सानिध्य में रहकर आम जन की सेवा में देता रहूंगा। पिछले एक वर्ष से जो समाज की एक्टिविटी है उनमें आप बहुत ज़्यादा सक्रिय हो। सैनी माली कुशवाहा सम्मेलन पूरे राजस्थान में हुए हैं, तो इसमें भी आपने समाज में एक अलग पहचान आपने बनाई है। इस पहचान की वजह से जो माननीय मुख्यमंत्री जी हैं उनसे भी आपकी बहुत करीबता बनी है। तो ऐसे भी कयास लगाए जा रहे हैं कि आप रामगढ़ से भी चुनाव लड़ने का आपका मन है। राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री जो ना जाति पर बात करते हैं, ना धर्म पर बात करते हैं, ना क्षेत्र पर बात करते हैं। ये सही है कि व्यक्ति के जीवन में जाति का बड़ा महत्वपूर्ण स्थान होता है, लेकिन ये भी सही है कि किसी जाति को ध्यान में रखकर ना किसी राज्य का विकास हो सकता है, ना किसी राजनीतिक जगह आप अपना स्थान बना सकते हो। पिछले दिनों में सैनी, कुशवाहा, साक्य, मौर्य जाति के जो हम सब एक वर्ग के लोग हैं, इनका एक आंदोलन हुआ था। उसमें मुझे भी कार्य करने का अवसर मिला। मैंने वह कार्य किया और कार्य इसलिए नहीं किया कि मुझे मेरी जाति का नेता बनना था। मैंने कार्य इसलिए किया था कि उस वर्ग के नौजवान बच्चे भी पीड़ित थे, उस वर्ग के आने वाला समय सुरक्षित नहीं था। तो हमने भी राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय अशोक गहलोत जी से ये मांग रखी कि हमारी भी जाति में जो महापुरुष पैदा हुए हैं उनका सम्मान हो, हमारे भी वर्ग के बच्चों को शिक्षा में उनका सहयोग मिले। उस लिहाजे से हमने काम किया। ये भी सही है कि आदरणीय अशोक गहलोत जी से पिछले दिनों में मेरा संवाद होना चालू हुआ। संवाद मेरा होने से ये तथ्य नहीं लगाया जा सकता कि मैं उनके बहुत ज्यादा नजदीक हूं। अशोक गहलोत जी उन सब लोगों को पसंद करते हैं जो समाज के हित में कार्य करते हैं, ईमानदारी से कार्य करते हैं, नई योजनाएं लेकर आते हैं। शायद उनमें मेरी भी कहीं गिनती हो। अशोक गहलोत जी ने जिस तरह का शासन दिया, उस शासन से मेरा मन प्रभावित हुआ और मैंने ये चाहा कि उस महान व्यक्ति के लिए मुझे
मेरे जीवन में अपने कार्य करने के पश्चात जो समय मिले, मैं आदरणीय अशोक गहलोत जी की योजनाओं को, कांग्रेस की योजनाओं को आम गरीब शोषित पीड़ित तक पहुंचाऊं, उसके लिए मैंने कार्य किया। प्रधान जी, पूर्व में आपने अलवर शहर से राजपा पार्टी से चुनाव लड़ा, क्योंकि उस टाइम किरोड़ी लाल जी राजपा में थे और किरोड़ी लाल जी से भी आपकी काफ़ी नज़दीक है। वो फिलहाल वर्तमान में भाजपा में है और आप कांग्रेस से टिकट मांग रहे हो। ये सही है, राजनीतिक दृष्टिकोण से मैं पहले कांग्रेस में था, किसी वजह से मुझे जाना पड़ा, लेकिन मैं भारतीय जनता पार्टी में कभी नहीं गया और ना मैं भारतीय जनता पार्टी के विचार का व्यक्ति हूं। आपने मुझसे प्रश्न किया कि आप रामगढ़ से चुनाव लड़ना चाहते हो। चाहता नहीं हूं। रामगढ़ में अगर मुझे पार्टी विधानसभा का चुनाव लड़ने का अवसर दे तो मैं ये बता सकता हूं कि राजस्थान की जो सीट जिसे धर्म के आधार पर बांट दी गई, जिसे हिंदू और मुसलमान के नाम पर चुनाव करा दिया जाता है, मैं आपको भरोसा दिलाता हूं अगर मेरे जैसे व्यक्ति को अगर वह टिकट पार्टी देती है या मुझे लड़ने का अवसर देती है तो मैं रामगढ़ विधानसभा को हिंदू और मुसलमान में बंटने नहीं दूंगा। अशोक गहलोत जी की योजनाओं पर काम करते हुए उन पर कार्य करूंगा, लेकिन वहां पर हमारे पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ये तय करेंगे, वो चुनाव लड़ेंगे। जुबेर जी हमारे यहाँ पार्टी में सीनियर व्यक्ति हैं और उनका भी सदैव किसी भी तरह का जाति पाति से आधार नहीं रहा। वो एक अलग बात है कि मेव जाति में पैदा हुए हैं, कुछ भारतीय जनता पार्टी के धर्म के नाम पर जीने वाले लोग चुनाव को धर्म पर ले आते हैं, जिससे हमारे लोग भटक जाते हैं और चुनाव को जो लोग विकास की ओर ले जाने वाले उनके खिलाफ हो जाते हैं। मेरा चुनाव लड़ने का बिल्कुल मन है। चुनाव अगर मुझे अवसर मिला जरूर लड़ूंगा, पार्टी के लिए कार्य करूंगा। डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा मेरे आदर्श हैं, आदर्श रहेंगे। उनकी विचारधारा भारतीय जनता पार्टी से मिलती है, मेरी विचारधारा कांग्रेस से मिलती है। राजनीतिक जीवन में मैं कांग्रेस के साथ अपना कार्य करूंगा। और रही बात मेरे जीवन में कहीं कोई अवसर हुआ और कोई बात आई और मुझे ऐसा लगा कि मुझे डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा से भी बात करनी चाहिए, उनसे भी कोई जानकारी लेनी चाहिए, तो उनके मेरे व्यक्तिगत संबंध है, लेकिन राजनीतिक दृष्टिकोण से अब हमारे रास्ते दोनों के अलग अलग है। वो भारतीय जनता पार्टी में काम कर रहे हैं, मैं कांग्रेस में काम कर रहा हूँ। जी, भाजपा के एक सीनियर लीडर हैं ज्ञानदेव आहूजा, जो पिछले 35 साल से रामगढ़ में सक्रिय राजनीति में है। तो यदि आपको पार्टी टिकट दे दिया, फिर आपका भी मन है रामगढ़ से चुनाव लड़ने का, तो किस तरह से हिंदू मुसलमान की जो हम बातें होती हैं उनको मैनेज कर पाओगे? हिंदू और मुसलमान इस देश में ज्ञानदेव आहूजा जी के चुनाव लड़ने से या रामगढ़ में चुनाव होने से या देश में संविधान लागू होने से पहले से हिंदू और मुसलमान ही अवस्था है। आज हिंदू और मुसलमान की बात तभी तो करते हैं जब चुनाव होते हैं। मैं सब्जी मंडी में आड़त का कार्य करता हूँ, अनाज मंडी में आड़त का कार्य करता हूँ। जब वो किसान प्याज का कट्टा लेकर आता है, जब वो ना हिंदू होता है ना मुसलमान होता है। वो अनाज मंडी में अनाज की बोरी लेकर आता है, जब वो ना हिंदू होता है ना मुसलमान होता है। उसकी पेट की आग जब हम एक होटल पे बैठकर खाना खाते हैं, जब ना वो हिंदू होता है ना मुसलमान होता है। हिंदू और मुसलमान होता है तब जब हम हमारी कुर्सियों को बचाने की बात करते हैं। क्या कसूर है, एक बात बताइए, मेव जाति का ये कसूर है कि वो रामगढ़ में संख्या के आधार पर ज्यादा है? उनका कसूर है कि उनकी पैदाइश हिंदुस्तान की है? इससे पहले कभी तो ऐसा नहीं हुआ। हम तो मेयों के बीच में ही रहते हैं, हम तो मेयों के साथ ही कारोबार करते हैं। हमें तो कभी नहीं लगा कि इस जिले में हिंदू मुसलमान कहीं हो रहा हो। और मुझे तो कहते हुए कोई संकोच नहीं है, चाहे किसी को अच्छी लगे बुरी लगे। मैं कहता हूं कि मैं तो दिन भर मेयों के बीच में रहता हूं। मेरी माँ की कोख की तो मालन थी, मैं तो इन मेयों के बीच में पला बड़ा हूं। और मैं कहता हूं कि हिंदू और मुसलमान की बात करने वाले लोग कहीं अवसर आए, वो आए सब्जी मंडी में जब हमारे यहाँ प्याज का सीजन होता है, वो आए अनाज मंडी में जब हमारे यहाँ पर सरसों का सीजन होता है। लोगों को पता लगे कि भाईचारा क्या है, लोगों को पता लगे कि धर्म के नाम पर जो ठेकेदार बने हुए हैं वो लोग किस तरह से हम लोगों का शोषण कर रहे हैं। और जब अवसर आता है तो ये लोग अपनी कोठियों में बैठकर एक दूसरे धर्म के लीडरों की बात करते हैं, अपना स्वार्थ सिद्ध कराना चाहते हैं। आप निश्चित मानिए, लोग जाग गए हैं, लोग स्वतंत्रता का जीवन जीना चाहते हैं, अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देना चाहते हैं। अब धर्म का पोपरगंडा चलने वाला नहीं है। अब इस राज्य में अशोक गहलोत चलेगा, अशोक गहलोत की नीति चलेगी, अशोक गहलोत जी की योजनाएं चलेंगी, अशोक गहलोत जी का राज करने का तरीका चलेगा। और निश्चित अशोक गहलोत अगर पुनः इस राज्य में मुख्यमंत्री बनकर आते हैं तो मोदी जी तो जबान से गारंटी दे रहे थे, अशोक गहलोत जी ने तो गारंटी की बात कर दी कि अगर राज्य में दोबारा सरकार आई तो पेंशन पे भी 15% बढ़ेगा। राज्य में दोबारा सरकार आई तो योजना जो बीमा की है, जो हम लोगों की सुरक्षा की है, वो भी चलेगी, ओपीएस भी चलेगा। हमने कह दिया कि अगर हमारी सरकार आई तो कल्याणकारी योजनाएं होंगी। मोदी जी ने तो कहा था किसानों की आय दुगना करना चाहता हूं, मोदी जी ने तो कहा कि 15 लाख रुपए देना चाहता हूं, मोदी जी ने तो कहा कि इस देश के अंदर नौजवानों को रोजगार देना चाहता हूं। मोदी जी क्या उस गारंटी को भूल गए?
जो गारंटी आपने पहले दी थी ये अशोक गहलोत का राज है, या गारंटी की देने की बात कम होती है, करके दिखाने की बात ज्यादा होती है। यश और कीर्ति किसके भाग में होती है तय नहीं होता। कार्य करने की क्षमता जिस व्यक्ति के साथ होती है वही व्यक्ति को भगवान भी उसकी सुनता है। अशोक गहलोत गरीब का बेटा है, शोषित का बेटा है, पीड़ित का बेटा है, आम व्यक्ति के बारे में सोचने वाला व्यक्ति है। राजस्थान की सरकार अशोक गहलोत की बनेगी। गरीब, शोषित, पीड़ित आंख खोलकर हाथ के निशान पर बटन लगाएगा और राजस्थान का मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को बनाने की मंशा रखेगा। इस पर हम भी कार्य कर रहे हैं, लोगों में जा रहे हैं, किसानों में, व्यापारियों से चर्चा कर रहे हैं कि आने वाले समय में अशोक गहलोत के प्रति हम सब लोग एकजुटता से मतदान करें और राजस्थान में कांग्रेस की सरकार बने और अशोक गहलोत पुनः मुख्यमंत्री बने। ऐसा कार्य करने की मंशा रखते हैं। प्रधान जी, अलवर में एक बहुत बड़ी विशाल सभा हो रही है धीरेन्द्र शास्त्री जी की, हनुमान कथा हो रही है। तो धीरेन्द्र शास्त्री जी हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, भारतीय जनता पार्टी भी हिंदू राष्ट्र की बात करती है। क्यों आपको लगता है कि धीरेन्द्र शास्त्री की वजह से कांग्रेस को वोटों में नुकसान होगा? देखिए, हर आदमी का अपना अपना कार्य क्षेत्र होता है। वो हिंदू धर्म प्रचारक हैं, लेकिन वो सत्ता चलाने वाले लोग नहीं है। धर्म प्रचारक किसी राष्ट्र की नीति को तय नहीं करते। कोई धर्म प्रचारक ये कहे कि भारतवर्ष को हम हिंदू राष्ट्र घोषित करेंगे, ये उनकी काल्पनिक बात हो सकती है। हिंदू राष्ट्र घोषित करने की बात है तो वो संसद में तय होगा, वो बहुमत से तय होगा, वो शासन चलाने वाले तय होंगे। और किसने रोका था मोदी जी को? स्वतंत्रता का उनके पास अधिकार है, संसद में उनके पास पूर्ण बहुमत है। वो जो बात बागेश्वर धाम जी से कहलवा रहे हैं या बागेश्वर धाम जी कह रहे हैं, वो खुद कर ले ना, उनको कौन रोक रहा है? ये राज्य, ये देश धर्मनिरपेक्ष देशों में गिना जाता है। हमारे देश की एक पहचान है कि इसके अंदर एक बड़ा गुलदस्ता है जिसमें सभी रंग के फूल हैं और वो सभी बगीचों से तोड़ तोड़ कर एक जगह लगाए जाते हैं। जब वो सारा गुलदस्ता एक जगह हो जाता है तो गुलदस्ता बड़ा सुंदर दिखता है। भारत पूरे विश्व के अंदर धर्मनिरपेक्ष राष्ट्रों में गिना जाता है। हमारे देश की पहचान को हम कम नहीं होने देंगे और हम सभी जाति और सभी धर्म के लोग प्यार और मोहब्बत से रहेंगे। कुछ असामाजिक तत्व सभी धर्म और सभी जातियों में रहे, हम उन पर अंकुश लगाएंगे और हमारे देश को हम धर्मनिरपेक्ष देश रहे, इस पर हम कार्य करते रहेंगे। और आने वाले समय में इस राज्य के अंदर अशोक गहलोत जी की सरकार दोबारा स्थापित होगी और इस राज्य के अंदर अमन और चैन होगा। गरीब और शोषित चैन की नींद सोएगा। बूढ़ा और बुजुर्ग अपने पुराने भविष्य को याद करके पछताएगा और वो सोचेगा कि अशोक गहलोत काश मेरा बेटा होता। वो माँ कहती जो रात को पेंशन की रोटी से पेट भरकर सोती है, कहती है कि मेरी कौख से भी कोई अशोक गहलोत पैदा हो। जिस अशोक गहलोत ने मेरी सेवा की है, मेरी कौख से पैदा होने वाला बच्चा आने वाले जीवन में अन्य लोगों की सेवा करे। अशोक गहलोत राजस्थान के मुख्यमंत्री बने और कांग्रेस की सरकार बने, ये मैं आप लोगों के बीच में आम जन से आपके टीवी चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि जो करेगा वो खाएगा। आने वाले जमाने में अशोक गहलोत पुनः आएगा। प्रधान जी, आप दोनों मंडियों में व्यापार करते हो, कृषि उपज मंडी में और सब्जी मंडी में, तो आपसे व्यापारियों से भी संबंध है और गरीब तबके से भी संबंध है। और आप जिस गांव से आते हैं, बड़े गांव से आते हो, तो क्या आपको नहीं लगता कि आपसे मजबूत कांग्रेस का प्रत्याशी अलवर शहर में नहीं हो सकता? ये निर्णय पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का है। मैं पार्टी का सिपाही हूं। सिपाही का काम है कि उसके मेजर के दिए हुए आदेशों की पालना करना। अगर हमें आदेश मिला कि युद्ध में नेतृत्व हमें करना है, विधानसभा का चुनाव हमें लड़ना है, तो हम लड़ेंगे। उनका आदेश हुआ कि हमको कार्य करना है, तो हम बखूबी एक अच्छे सिपाही की तरह पार्टी के लिए काम करेंगे। मैंने आपसे कहा ना कि मैं कांग्रेस का सिपाही हूं, कांग्रेस के लिए काम करूंगा। अशोक गहलोत जी में भरोसा रखता हूं, अशोक गहलोत जी की नीतियों में भरोसा रखता हूं। इसलिए नहीं रखता हूं कि मैं उसकी जाति का व्यक्ति हूं, इसलिए भी नहीं रखता हूं कि मैं उनसे प्यार करता हूं, इसलिए रखता हूं कि वो व्यक्ति जो सपनों में भी लोगों को दिखता है। लोगों को भगवान सपनों में दिखते हैं, लेकिन यहाँ के गरीब और शोषित और पीड़ित को अगर कोई दिखता है तो अशोक गहलोत दिखता है। क्योंकि भगवान तो शायद वो चीजें सुन सकता है, लेकिन उसका जवाब देने में प्रक्रिया जल्दी हो सकती है और लेने वाले को पहचान में भी दिक्कत हो सकती है। लेकिन अशोक गहलोत तो जीता जागता भगवान है। और भगवान कोई ऐसे थोड़ी थे कि वो कोई भगवान कहीं से उतर के आ गए। जिन्होंने अच्छे कर्म करे, जिन्होंने लोगों की सेवा की, वही भगवान के रूप में पूजे। हमारे दादा की तो कहीं मूर्ति नहीं लग रही, आपके दादा की भी कहीं मूर्ति नहीं लग रही है। आखिर इन चौराहों पर किन व्यक्तियों की मूर्ति लग रही है?
उन्हीं तो व्यक्तियों की लग रही है जिन लोगों ने गरीब शोषित की सेवा की, देश की दशा बदलने का प्रयास किया। मंदिरों में भी तो फोटो उन्हीं की लग रही है जिन लोगों ने लोगों को अच्छा जीवन जीने के लिए प्रेरित किया। रामचंद्र भगवान जी भगवान इसलिए कि वो मर्यादा पुरुषोत्तम थे, भगवान शिव इसलिए थे कि उन्होंने सारे लोगों के जहर को पिया, सब लोगों की चीजों को सुना। इसी तरह से राजस्थान का मुख्यमंत्री, मैं आपको भरोसा दिला रहा हूं कि जीता जागता भगवान इस दुनिया में कोई है तो राजस्थान में तो अशोक गहलोत है। ये बाकी सब लोग सूरमा जो लड़ रहे हैं, ये राक्षस के रूप में इनको पराक्रमण कर रहे हैं, लेकिन विजय हमेशा उन लोगों की होती है जो सत्य की राह पर चलते हैं। ये राक्षस हट जाएंगे, बादल छट जाएंगे, 2 महीने बाद गरीब और शोषित का राज आएगा। अशोक गहलोत जी आम जन जन के लाडले दोबारा राजस्थान का नेतृत्व करेंगे और राजस्थान में अमन चैन होगा, ऐसा भरोसा रखता हूँ। प्रधान जी, आपको नहीं लगता कि अब की बार जो घोषणा है कुछ ज्यादा नहीं हो गई? नहीं, ऐसा नहीं लग रहा है। असल में कोरोना काल में और फिर एक षड्यंत्र में, कोरोना काल में सरकार 2 साल काम नहीं कर पाई, एक बड़ा आक्रमण था, दिल्ली में बैठे लोग समझ रहे हैं कि पैसे से सब कुछ चल रहा है। अरे भाई, इस देश को चलाने में पैसे वालों का योगदान होता तो टाटा, बिरला, डालमिया, अंबानी ही देश को चला लेते। इस देश में गरीब का बेटा वोटों से जीत कर नहीं आता। जमाना गया जब रानी की पेट से राजा पैदा होता था, जमाना गया जब सेठ की तिजोरी से लोगों के कार व्यवहार होते थे। अब मत की पेटी से, आम जन की सहमति से, जिस व्यक्ति के प्रति मोहब्बत होती है, जिसकी कार्य की क्षमता होती है, जिसमें योग्यता होती है, आम जनता उसको अपना नेतृत्व देती है, सत्ता चलाने की ताकत देती है। और जो उसके पास सत्ता चलाने की ताकत आती है उसको भी 5 साल में पंजोकती है। और 5 साल में अगर वो व्यक्ति आम जन के, गरीब शोषित पीड़ित के लिए कार्य करता है तो उसे पुनः 5 साल का अवसर देती है। वही तो हम इंतजार कर रहे हैं। गहलोत जी ने जो कार्य किए हैं वो कार्य आपको लग रहा है कि बहुत ज्यादा घोषणाएं कर दी, लेकिन बीच में जो काम नहीं हो पाया उसको ध्यान में रखकर किया। गहलोत जी ने मन बड़ा करके गरीब और शोषित के लिए कार्य किया है जो बड़े लोगों के नहीं पच रहा है, जो धर्म पर नेतागिरी करने वाले लोगों के नहीं पच रहा है। मैं आपको ये भरोसा दिलाता हूं और मैं आपको कहना चाहता हूं, आप भी यही रहोगे, मैं भी यही रहूंगा। राजस्थान का व्यक्ति जन जन का लाडले के प्रति तैयार खड़ा हुआ है। जिसने भगवान नहीं देखा हो वो सुन ले, अशोक गहलोत की तस्वीर अपने घर में लगा ले। पत्थर की मूर्ति में प्राण नहीं हो सकता, लेकिन अशोक गहलोत को कोई भगवान से कम नहीं कह सकता, इस बात का मैं कह सकता हूं। भगवान से आदमी हाथ जोड़कर कुछ ना कुछ मांगता है ना, द्वार के बाहर जाकर कहता है मेरे बेटे को नौकरी दे देना, मेरी पत्नी को अच्छा स्वास्थ्य दे देना। इस बात की गारंटी नहीं है कि जिस मूर्ति के आगे आप मानते हो वो आपको दे देगा। लेकिन राजस्थान का मुख्यमंत्री कहता है कि तुम संगठित होकर आइए, तुम जो मांगोगे मैं दूंगा, तुम मांगते मांगते थक जाओगे, मैं देता देता नहीं थकूंगा। क्या किसी भगवान ने कहा आज तक ऐसा कि तुम मांगते मांगते थक जाओगे, मैं देता देता नहीं थकूंगा? राजस्थान के मुख्यमंत्री ने कहा कि तुम मांगते मांगते थक जाओगे, मैं देता देता नहीं थकूंगा। तो इससे बड़ा आज के इस कलयुग में हमारी आंखों के देखते हुए कोई देवता हो सकता है? कोई गरीब और शोषित पीड़ित के बारे में सोच सकता है? ये जननायक आने वाले समय में राजस्थान ही नहीं पूरे हिंदुस्तान के अंदर राजस्थान का मॉडल पैदा कर रहे हैं। राजस्थान का जैसा शासन पूरे दूसरे राज्यों में भी होगा और देखे देखी करने पर ही हम लोग आगे बढ़ेंगे। अशोक गहलोत का कीर्तिमान चलेगा, दोबारा सरकार बनेगी और कांग्रेस की सरकार में अशोक गहलोत जी पुनः मुख्यमंत्री बनेंगे और गरीब और शोषित की सेवा करेंगे। जी, आखिरी सवाल है, मुख्यमंत्री जी से आखिरी बार कब मिले? मैं मुख्यमंत्री से पिछले दिन मिला और कल ही मेरी मुख्यमंत्री से वार्ता हुई। वार्ता इसलिए हुई मुख्यमंत्री जी से जो कार्य मैं कर रहा हूं उनका उन्होंने समीक्षा की और समय समय पर उनसे मेरी मुलाकात होती रहती है। मैं गरीब शोषित पीड़ित की बातों की परेशानियों को उनको अवगत कराते रहता हूं और मैं कांग्रेस के लिए उनको बताता रहता हूं कि साहब आम जन की क्या सोच है। इस तरह के उनके पास सैकड़ों लोग हैं जो पूरे प्रदेश में उनके लिए कार्य कर रहे हैं। उनके पास प्रत्येक विधानसभा में अंतिम छोर का व्यक्ति भी की बात सुनते हैं और उसके आधार पर ही वो कार्य करते हैं। ऐसा नहीं है कि मुख्यमंत्री जी वहां बैठकर सीएमआर में बैठकर ही निर्णय लेते हैं। उनके पास गांव, ढाणी, कस्बा, शहर, मोहल्ले का प्रत्येक जगह का व्यक्ति है जिनसे वो सीधा संवाद रखते हैं, लोगों की समस्याओं के बारे में जानकारी करते हैं और उसी के आधार पर राज चलाते हैं। उनमें से मैं भी एक हूं। तो दोस्तों, ये थे पप्पू भाई प्रधान जी, जो अपने तेज तर्रार भाषण के लिए जाने जाते हैं और ये कहीं से भी चुनाव लड़े, हमारी शुभकामनाएं इनके साथ है। जय हिंद, जय भारत।